गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का बही खाता लेखांकन समीकरण। पिछले वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल के 3 सवाल करवाए थे। आगे सवाल है चौथा है 5वां सवाल है। वो सवाल बोर्ड पर सॉल्व है। सबसे पहले आप बुक खोल के बैठ जाएं, पेज नंबर 65। चौथा सवाल है, आप उसको घर पे रीड कर लें। इसके बाद में सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये चौथा सवाल है। इसमें मैंने आपको पहले समीकरण दे रखा है कि इसके नीचे क्या आएगा। आप सवाल को रीड करेंगे तो ऐसे ही आपको अनुमान हो जाएगा कि पहले रोकड़ आती है, फिर स्टॉक आता है, फर्नीचर और भी जो भी है संपत्तियां ऐसे बढ़ती जाती है, बराबर लेनदार और पूंजी। और भी अगर मदद होती है तो अपन यहाँ और भी मत बढ़ा सकते हैं। सवाल पढ़ने के बाद हमें अनुमान लग जाता है। मैंने यह बनाया। अब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा। पहला क्वेश्चन में पहली हेडिंग है मद है व्यापार शुरू किया। बच्चों, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो जितने से कैसे व्यापार प्रारंभ करते हैं उतनी ही हमारी संपत्ति होती है और उतनी हमारी पूंजी होती है। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यापारी ने अपना व्यापार प्रारंभ किया तो 25,000 रुपये नगद और 25,000 हमारी पूंजी हो गई। अब कुछ समय बाद उसने व्यापार में फिर से व्यवहार किया तो नगद क्रय किया। अब नगद क्रय करेंगे बच्चों तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो हमारा जो कैश बोर्ड पर दिया हुआ है 25,000 है, उसके जस्ट पास में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। तो देखो बच्चों, हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो हमने कैश में से उसको माइनस कर दिया, प्लस स्टॉक हमने बढ़ा दिया जितने से हमने वस्तु को खरीदा था। उधार खरीदी होगी तो उसका अलग हिसाब से करते, क्योंकि यहाँ पर नगद स्पष्ट लिखा हुआ है। एक यहाँ पर एक बात समझनी है, अगर नगद या ओनली क्रय लिखा है, माल क्रय किया और किसी का नाम नहीं दिया है तो आप उसे नगद समझ सकते हैं। और अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो साथ में अगर नगद शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो वो उधार माना जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है नगद क्रय, हमने आपको कैश में से माइनस कर दिया, प्लस स्टॉक बढ़ा दिया 15,000 से। अब ये फर्नीचर की कोई बंद नहीं है, बराबर यहाँ 0 नया समीकरण हमारा बन के आया 25,000 माइनस 15,000 यानी 10,000 रुपए, प्लस स्टॉक बढ़ गया हमारा 15,000 रुपए, बड़ा प्लस 0 यानी फर्नीचर अभी आया नहीं है, बराबर लगा हुआ है, लेनदार हमारे है नहीं है तो 0 प्लस पूंजी हमारी 25,000। बच्चों, आप इक्वेशन बनाने के बाद थोड़ा देखते जाया करें कि दोनों साइड का जो पक्ष रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है। तो देखो, हमने यहाँ देखा कि 15 10 25 और यहाँ भी 25 है, यानी हमारी जो समीकरण जो इक्वेशन है वो सही चल रही है। अब हमने और कैलकुलेशन किया तो हमने उधार क्रय किया। देखिए, उधार क्रय किया, माल बढ़ गया, स्टॉक तो बढ़ेगा। अब कैश हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने नगद नहीं खरीदा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश के नीचे हमने देखो 0 लगाया है, कैश तो हमारी कम हुई नहीं है। ठीक है ना। क्या बढ़ गया हमारा, स्टॉक। तो स्टॉक के नीचे हमने जितने से खरीदा था वो लिख दिया। कितने से खरीदा, 10,000 रुपए से, तो हमने लिख दिया, प्लस फर्नीचर अभी है नहीं। अब यहाँ पर एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर हम उधार खरीदते हैं, कोई भी वस्तु हो या कुछ संपत्ति हो, तो हमारे लेनदार बढ़ते हैं, और अगर हम उधार बेचते हैं तो हमारे लेनदार बढ़ते हैं। आप लोग चाहो लिख लें कि जब व्यापार में कोई वस्तु या संपत्ति उधार खरीदी जाती है तो उसका जो लेखा है एक साइड पर स्टॉक में कर दिया जाता है या संपत्ति से संबंधित मद में लिख दिया जाता है, दूसरी साइड उसका लेखा लेनदार में किया जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर लेनदार के नीचे 10,000 लिख दिए गए। अब इसके बाद हमारा नया समीकरण देखिए क्या बन के आएगा। कैश में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं था तो 10,000 के 10,000, 15 10 25,000, क्योंकि 10,000 का उधार माल आ गया था, स्टॉक बढ़ के पहुंच गया 25,000 पे, प्लस फर्नीचर अभी है नहीं है तो 0, बराबर लेनदार हमारे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने उधार खरीदा था 10,000 से, प्लस 25,000। तो आपको ये नया इक्वेशन बन के आ गई है 10,000 प्लस 25,000 प्लस 0 बराबर 10,000 प्लस 25,000। बच्चों, फिर हमने उधार नगद विक्रय किया, स्पष्ट लिखा हुआ है नगद विक्रय। अब हम कुछ वस्तु को बेचेंगे
तो संभव है कि हमारा स्टॉक तो कम होगा, मतलब दुकान में से माल जाएगा और क्या बढ़ जाएगी, हमारा कैश बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगी कि हमारे स्टॉक में से हम क्या घटाएंगे, लागत घटाएंगे हमेशा, ठीक है ना। और कैश में हमने जितने में वस्तु बेची थी वो जोड़ देंगे, तो हमारी लागत थी 5000 रुपए और कितने में बेचा था, 6000 रुपए में। हमने देखो कैश के नीचे कैश ऐड कर दिया और स्टॉक हमारा कितनी लागत का माल बेचा हमने, 5000 लागत का, तो ये माइनस करके लिखेंगे। बेटा देखा हमने कि इसमें 5000 का माल 6000 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपए। अगर हमारा 1000 प्रॉफिट हुआ तो वो हम पूंजी में जोड़ेंगे, लॉस होता तो पूंजी में से माइनस कर देते। यहाँ पर हमने प्रॉफिट हुआ है तो देखो हमने आपको किया 10000 में 6000 विक्रय वैल्यू थी, जो नगद विक्रय का जोड़ दिए, लागत 5000 थी, माइनस में लिख दिए, फर्नीचर भी आया नहीं है, लेनदार में कुछ होगा नहीं, लाभ में 1000 हुआ था। हमारा नया समीकरण बन के आ गया बेटा 10000 प्लस 16000 रुपए प्लस 5000 माइनस हो गए तो 20000 रुपए प्लस 0 बराबर 10000 प्लस 1000 जो हो गया, हमारी पूंजी हो गई हमारी 26000 रुपए। अब आगे हमने फिर व्यापार में व्यवहार किया, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा क्या लिखा होता तो नगद माना जाता, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि फर्नीचर उधार खरीदा। देखो अब हमारा कैश कम तो हुआ नहीं है और संपत्ति हमारे पास आ गई, क्योंकि इसको हम स्टॉक में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक संपत्ति है। जैसे मशीन खरीदोगे तो स्टॉक में नहीं जुड़ेगी, कोई प्लांट खरीदोगे तो मशीन माल में नहीं जुड़ेगी, स्टॉक में नहीं। स्टॉक में सिर्फ माल जुड़ता है, जो अपना माल आता है। तो फर्नीचर हुई, मशीन हुई, प्लांट हुई, भूमि भवन हुई, तो इनको हम नाम से ही संपत्ति की तरफ उस कीमत में लिख लेंगे। तो देखो हमने उधार फर्नीचर खरीदा था तो कैश हमारा जितना था उतना ही रहेगा, कैश के नीचे हमने 0 लगा दिया, ठीक है। अब हमने देखा स्टॉक हमारा ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि स्टॉक में माल खुद ही बेचा है। क्या है हमारा उधार, बेचा हमने 1000 का फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा है तो हमारा फर्नीचर यहाँ आ गया। क्योंकि उधार खरीदा है तो हमारे लेनदार में 1000 को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर अब नया समीकरण बन के आ जाएगा बेटा, नया समीकरण आएगा 16000 कैश, क्योंकि इसमें कुछ हुआ नहीं था, प्लस स्टॉक हमारा 20000 का था। अब हमारा यहाँ पर 20000 के बाद प्लस फर्नीचर 1000 बढ़ जाएगा, बराबर लेनदार 3000 के, क्योंकि उधार खरीदा था तो 1000 लेनदार बढ़ के हमारे लेनदार हो जाएंगे 11000 प्लस 26000 रुपए। अब हमने यहाँ पर दूसरा नया समीकरण बनने के बाद आगे पढ़ा उसमें तो लिखा है लेनदारों का भुगतान किया। जब लेनदार का नगद भुगतान करोगे तो कैश कम होगा, ठीक है ना। तो कैश आपका था 16000, आपने 7500 यानी 7500 से लेनदारों का भुगतान किया, तो आपका कैश कम हुआ ना, तो कैश में से अपने 7500 रुपए लेस कर दिए, प्लस 0, क्योंकि और तो किसी में मद में कोई उठा पटक भी नहीं है। आगे हमने देखा कि लेनदार आपके थे 11000 के, उसमें भी कभी वही भुगतान कर दोगे जितने का तो उतने से लेनदार कम हो जाएंगे, तो 7500 इसमें भी हम लेस कर देंगे। तो इस प्रकार आपका जो नया समीकरण बन जाएगा, यहाँ 8500 बचेगी, प्लस 20000 आपका स्टॉक बचेगा, प्लस 1000 का आपका फर्नीचर है, इसमें से 7500 लेस कर दिए तो 3500 का आपका लेनदार प्लस 26000 रुपए आपकी कैपिटल है। इस प्रकार ये सवाल पूरा होता है, ये इसी का आंसर है, ठीक है बेटा। इसमें अगर और बातें होती तो इसी प्रकार इसको आगे और करते जाते। अब हमारा 5वां सवाल इस साइड दिया हुआ है। 5वां देखो बेटा, 5वें में हमने चौथा समझाया, उसी से संबंधित 5वें मत है कि सबसे पहले हमने व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 लाख रुपए नगद और 20000 से माल लेके हमने व्यापार प्रारंभ किया, मतलब हमारे पास 20000 का माल पहले से उपलब्ध था, तो हमारा स्टॉक हो जाएगा 20000 रुपए और नगद जाएंगे 1 लाख रुपए, प्लस लेनदार अभी है नहीं तो हमारी पूंजी हो जाएगी 1,20,000 रुपए। ये हमारा व्यापार प्रारंभ हुआ। अब बेटा हमने माल बेचा, अब इसमें ना तो नगद लिखा है ना उधार लिखा है, अकेला माल बेचा लिखा है, तो ये माना जाएगा कि ये माल हमने नगद बेचा है, ठीक है ना। तो अगर नगद माल बेचोगे तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, कम क्या होगा, स्टॉक, तो स्टॉक में से जितने का माल बेच दिया वो हम लेस कर देंगे। देखो हमने यहाँ लागत, स्टॉक में से हमेशा लागत ही घटेगी, कभी विक्रय वैल्यू स्टॉक में से नहीं घटाई जाती है, ये आप अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लें। लागत चाहे कुछ भी हो,
चाहे आपकी बराबर बराबर भी हो सकती है, कभी भी प्रॉफिट हो या ना हो या लॉस हो आपको, तो आप स्टॉक में से हमेशा लागत को ही घटाएंगे। तो हमने वहां लागत देखी, सवाल में दी हुई है 10,000 का माल था, 12,000 रुपए में बेचा, तो जितने में बेचेंगे उतने से हमारा कैश बढ़ जाएगा और जितनी लागत का था वो माइनस कर देंगे स्टॉक में से, बराबर 0, यहाँ लेनदार नहीं आए। अब यहाँ पर बढ़ जाएंगे आपके जितने का था, तो यहाँ पर आपने जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपका इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 10,000 का माल हमने 12,000 बेचा, यानी हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर हमने कितने जोड़ दिए जाएंगे, प्रॉफिट हमें 2,000 का होगा। ये 2,000 का हमारा पूंजी में ऐड होगा, तो नया समीकरण बन के आ जाएगा बेटा 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस लेनदार आपका 0, यहाँ जुड़ के आ जाएंगे 1,22,000 रुपए। ये हमने प्रॉफिट यहाँ पर जोड़ दिया। अब हमने उधार उसमें देखा सवाल में, उसमें लिखा था उधार फर्नीचर खरीदा, कैश तो गया नहीं है, कैपिटल में भी कुछ नहीं हुआ, तो आपका स्टॉक भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये फर्नीचर है। अब हमने देखा कि हमारा जो कैश था 1,12,000 रुपए था, स्टॉक 10,000 था, प्लस हमने क्या खरीद लिया 30,000 का फर्नीचर और खरीद लिया, क्योंकि अब खरीदा कैसा है, नगद तो खरीदा नहीं है, उधार खरीदा। हमने आपको बच्चों बताया था अगर कोई वस्तु या माल या संपत्ति हम उधार खरीदते हैं तो हमारे क्या बढ़ते हैं, लेनदार बढ़ जाते हैं, यानी ये हमारा दायित्व हो जाता है कि हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। और अगर हम उधार बेचते हैं तो हमारे देनदार बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे हमें बाद में प्राप्त होगा, ये संपत्ति होती है हमारी। तो देखिए हमने 30,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 30,000 यहाँ आपके लेनदार बढ़ गए 30,000 से प्लस 0। अब हमने नया समीकरण देखा कि हमारा क्या नया समीकरण आया, तो कैश में कोई परिवर्तन हुआ नहीं था, तो कैश हमारा है 1,12,000 रुपए प्लस आपका यहाँ पर फर्नीचर स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपए और आपका फर्नीचर बढ़ के आ गया 30,000 रुपए। अब 30,000 का जो फर्नीचर था वो उधार था, तो हमारे लेनदार बढ़ के आ गए 30,000 रुपए प्लस पूंजी हमारी हो गई 1,22,000। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। इसी प्रकार से आपका एक सवाल और इसमें सवाल में दिया हुआ है, सारे सवाल बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होता है, एक सवाल में आपको ओरल समझा देता हूँ, है ना। तो देखिए हम आपको ओरल बताते हैं 6वां सवाल, आप चाहो तो पेन कॉपी लेके घर पे कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6वां सवाल, आप अपनी कॉपी बुक को खोल लें, बुक खोल लें इसको, तो बुक खोल लें और इसको पढ़ लें आप। तो यहाँ पर दिया है योगेंद्र ने व्यापार प्रारंभ किया 15,000 रुपए से, तो यहाँ योगेंद्र ने व्यापार प्रारंभ किया। 6वां सवाल जो है ये मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आप इन दोनों सवालों को और 6वें सवाल को करने का प्रयास करें और घर पर नोट बनाते रहें। जो भी मद या जो सवाल आपको डाउट लगे या समझ में नहीं आया हो, आप विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से संपर्क करें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।